दिल ने फिर याद किया। सिनेमा की शायकीन और मौसीकी के शहदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारी सिनी जगत के कई ऐसे अदाकार रहे हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है। ना सिर्फ अभिनय के कारण वो जाने जाते हैं बल्कि बेहतर इंसान के कारण भी वो जाने जाते हैं, जिन्होंने ऐसे अदाकारी के जौहर दिखाए हैं कि हर एक उनकी अदाकारी का दीवाना है। मैं बात कर रही हूँ उस एक शख्सियत की जो हमारे साथ आज महवे गुफ्तगू रहेंगे दिल ने फिर याद किया में, जिन्हें पूरी इंडस्ट्री जानती है। किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है क्योंकि उनका काम ही बोलता है, उनकी अदाकारी ही बोलती है और वो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल जो उनका है वो इतना खूबसूरत और लाजवाब है कि बस जब वो डायलॉग बोलते हैं तो मन कहता है बस उन्हीं को सुना जाए। उनकी भाषा, उर्दू भाषा पे उन्हें अबूर हासिल है। इतनी तारीफें कम ही लगती है, लेकिन फिर भी ये कहूंगी कि उनका नाम है रज़ा मुराद साहब। रज़ा मुराद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा मुराद साहब, चूंकि आपसे हमने पहले ही कहा कि हमें आपसे तो बात करनी है, साथ ही साथ आपके वालिद साहब मुराद साहब को भी हमें याद करना है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। जरूर कहिए ना प्लीज। आपने फरमाया कि मैं किसी तारीफ का मोहताज नहीं हूँ, मैं आपकी तारीफ का मोहताज हूँ। और उसकी वजह यह है कि जब भी कोई खूबसूरत लड़की तारीफ करती है तो बहुत अच्छा लगता है। जरा नवाजी का शुक्रिया। आपकी तारीफ का मोहताज। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो आगे भी आपकी बहुत तारीफें करेंगे, आपकी अदाकारी की तारीफें करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ऐसे एक्टर हैं, उन एक्टर्स की फहरिस्त में शामिल होते हैं जो बिजिएस्ट एक्टर रहे हैं, जिन्होंने जब से शुरुआत की 5 डेकेड से, 5 दहाइयों से आप इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लेकिन इतना जज्बा, इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? ऐसा लगता है कि आपने अपने वालिद साहब मुराद साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, वो तो एक बहुत ही ग्रेट एक्टर थे, अजीम अदाकार थे और बहुत सी चीजें जो हैं औलाद को अपने वालिदैन से विरसे में मिलती हैं। अगर मैं मुराद साहब का बेटा नहीं होता तो शायद मैं आज ये इंटरव्यू भी नहीं दे रहा होता। मैं पता नहीं कहाँ होता, लेकिन तकदीर में लिखा था कि मैं उनके घर पैदा हूँ। बहरहाल बहुत सी क्वालिटीज अगर आप उन्हें कहें तो वालिद साहब से मुझे मिली हैं। वालिद साहब से मुझे डिसिप्लिन मिला है, वालिद साहब से मुझे पंक्चुअलिटी मिली है, वालिद साहब से मुझे डेडिकेशन मिला जी। और बहुत कुछ सीखता है जब बच्चा आंख खुलता है तो उसका वालिद ही जो है उसका आइडियल होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जब मैंने उन फिल्मों में काम करते हुए देखा, जब मैंने बचपन में देखा कि वो जहाँ जाते हैं उनकी आवभगत होती है, तो मेरे दिल ने भी चाहा कि आगे चलकर मुस्तकबिल में लोग मुझे भी ऐसे सराहें जैसे मेरे वालिद साहब को सराहते हैं। मुझे लगता है आपने कई दफा ये फरमाया भी है, बयान भी दिया है कि आपको शोहरत पहले से ही बहुत भाती थी, क्योंकि घर पे बड़े बड़े लोगों का, स्टारों का, बड़े बड़े स्टार्स का आना जाना लगा रहता था। आपके वालिद साहब ने महबूब खान साहब के साथ बहुत सारी फिल्में की। शुरुआत ही उन्होंने महबूब साहब के साथ की, उसके बाद आन है, अमर है, मोल घड़ी, अनोखी अदा, अंदाज, आन, अमर जी, और आखिरी फिल्म थी उनकी सन ऑफ इंडिया जी। सन तो बहुत फिल्में की उन्होंने। महबूब साहब के साथ उनका बहुत ही एक खास एसोसिएशन रहा। बात में यहाँ ये करना चाहती हूँ, जब आप छोटे थे आपके जहन में अदाकारी का कीड़ा तभी आ गया होगा क्योंकि आप घर पे बहुत लोगों को आते जाते देखा करते थे, काफ़ी सारी हस्तियों को आते जाते देखा करते थे। ये दिमाग में तो तभी पनपा होगा कि एक्टर ही बनना है। क्या आप वालिद साहब के अलावा किसी और एक्टर से मुतासिर थे? शिवा, मैं कुछ बातें आपको अपने बारे में बताऊंगा बचपन की, तो शायद आप ये
बचपन में मैं बहुत ही टिमिड, डरपोक किस्म का ओह लड़का था। ओह मैं बहुत ही एंड आई वाज वेरी बैड स्टूडेंट, ओके क्योंकि घर में जो औरत होती थी, जो खातिर तवादे होती थी, वो स्कूल में नहीं होती थी। हम्म इसलिए मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हम्म तो मैं कभी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। हम्म और मैं, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं काफी डरपोक था, टिमिड था, क्योंकि घर में एक ही बेटा था, तीन तीन बेटियों के बाद, तो मैं ओवर प्रोटेक्टेड था, हम्म जिसकी वजह से, ओवर प्रोटेक्शन की वजह से कुछ कुछ में कॉम्प्लेक्सेस या कमियां आ गई थी। लेकिन जब मैं बाहर निकल के दुनिया का सामना करता था, तो घर में सूरत हाल होती थी, वो तो खैर बाहर नहीं होती थी। तो मैं कभी अगर कोई मुझे मार देता था तो मैं रोने लगता था, कभी ओह कोई मुझे बुरा भला कहता था तो मैं रोने लगता था। रिटेलिएशन नहीं था मुझे, ओके ओके गुस्सा नहीं था, डर बहुत था, खौफ बहुत। और ये खौफ की आपने बात की, ये खौफ कैसे पैदा हुआ था? ज्यादा देखिए, ऐसा कंजर्वेटिव माहौल था घर पे, उसी कारण हुआ था? आपके वालिद साहब चाहते नहीं थे आप फिल्मी क्षेत्र में आ जाएं? ओवर प्रोटेक्टिव था, ओके, कुछ ज्यादा पैम्पर्ड थे आप घर पे। तो बाहर वो प्यार मिलता नहीं था दोस्तों से हम्म, या स्कूल में। तो बाहर जब भी जाता था तो मार खा के ही आता था। मतलब रतमराज साहब को मार बहुत पड़ी है, इसीलिए विलन के रोल में बस लोगों को मारते रहे, हाँ? और फिर एंड में खुद भी मार खाते रहे। ऐसा है, ये इसका मुझे अंदाजा था बचपन से, एंड आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस। ये जो मुझमें एक कायरता थी, मुझमें कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स थी, और अक्सर मैं स्टेमर भी करता था, अगलाता भी था, ओवर प्रोटेक्शन। तो ये तमाम कमियां जो थी, खामियां थी, इनका मुझे बखूबी अंदाजा था बचपन में। और मैं सोचता था कि मुझे इन्हें दूर करना। आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज शॉर्ट कमिंग्स। तो गुजरते वक्त के साथ साथ वो कमियां पूरी हो गई। 1969 में मैंने FTIA ज्वाइन किया, कोर्स वहाँ का। 2 साल वहाँ रहा मैं, तो बड़ी एक खुद एतमादी सी आई, बड़ा एक कॉन्फिडेंस सा आया। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्लास बंक करके फिल्म देखने जाते थे। हमारी तो क्लासेस में फिल्में दिखाई जाती थी, और वो भी वर्ल्ड क्लास फिल्में दिखाई जाती, सारी क्लासिक कल्ट फिल्में दिखाई जाती थी, राइट। वहाँ जाकर पहली बार मुझमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एंड आई वाज ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन FTIA, और मैं बिल्कुल फ्रंट लाइनर्स में वहाँ था। तो मैं इससे पहले जरा आपको फिर फ्लैशबैक में ले जाऊं। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, और इतना मैं बुरा था क्लास में, इतना मैं टिमिड था कि एक बार हमारे स्कूल में सुपरिंटेंडेंट आने वाले थे। तो मेरी क्लास टीचर ने कहा कि कल तुम मत आना। आई सेड व्हाई मैडम? कह लगे नहीं, वो कल सुपरिंटेंडेंट आ रहे हैं, हमारे लिए एम्बेरसमेंट हो सकता है अगर वो तुमसे कुछ पूछे, तो हम तुम्हारे लिए प्रेजेंट लगा देंगे, बट यू डोंट कम। तो मैं एक आई वाज लाइक अ ब्लॉट, मैं एक धब्बे की तरह बुरा स्टूडेंट था, और क्लास में सब मुझे बुली करते थे, सब मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे, और मैं हेल्पलेस था क्योंकि मुझ में फाइटिंग स्पिरिट्स नहीं थी, और मैं अपने आप को पूछता था कि मैं ऐसा क्यों। अच्छा, ये बातें आपने कभी अपने वाले साहब मुराद साहब के साथ शेयर की थी? उन्हें तो बहुत कम वक्त मिलता होगा आपके साथ स्पेंड करने का या वक्त बिताने का। मैंने ये बातें शेयर इसलिए नहीं की कि उनको तकलीफ होती, और वो तो बहुत ही बहादुर इंसान थे, बड़े निडर थे, दुनिया में वो किसी से डरते नहीं थे। और यही चीज जो है मुझे बहुत तंग करती थी अंदर ही अंदर, कि इतने बहादुर बाप का मैं इतना एक कायर, एक बुज़दिल बेटा। तो
कहने का मतलब ये है, मैं फिर आपको बताता हूँ कि 6th स्टैंडर्ड में मैं 2 बार फेल ओह! हुआ और उसके बाद मुझे स्कूल से निकाल दिया। ओह मैं तो फिर ये बात है 1964, 64, 65, 66, 67। तो वालिदा की मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं 1967 में उन्हें भोपाल लेकर गया। भोपाल के एक डॉक्टर थे, वो उनका इलाज करते थे। वहां मैं काफी रहा, उनका इलाज करवाता रहा। तो वहां एक साहब थे, अदर साबरी साहब। उन्होंने कहा कि अगर तुम खाली हो तो तुम हाई सेकेंडरी के लिए अपियर हो जाओ, मैट्रिकुलेशन हो जाएगा तुम्हारा। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। खैर मैंने फॉर्म भरा, मैं किताबें लेकर आया और मैंने कहा कम से कम जिंदगी में इंसान को मैट्रिकुलेशन तो होना चाहिए। और फिर वहां से मैंने दिल लगाकर पढ़ाई शुरू की। और वालिद साहब को लगा फिर कि भाई इन्हें एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, नाम कमाना चाहिए, और उन्होंने FTI ज्वाइन करवाया आपको। क्या ना, उन्होंने मुझे लालच दिया। हाँ। उन्होंने लालच दिया कि अगर तुम मैट्रिकुलेशन में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें FTI गई। ओह लवली। आपका रिश्ता मुराद साहब के साथ बहुत ही बेहतर रहा, गहरा रहा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ख़ास डायरेक्टर्स के साथ काम किया। वो ख़ास रहे, कुछ डायरेक्टर जैसे महबूब खान साहब उनके ख़ास रहे। आपकी लाइफ में भी ऐसे कई सारे अच्छे टर्निंग पॉइंट्स आए कि बड़े अच्छे डायरेक्टर आपके खास रहे। जैसे मैं अगर बात करूं राज कपूर साहब की, राज कपूर साहब के आप चहेते बन गए। उन्होंने आपको प्रेम रोग में लिया और प्रेम रोग के बाद फिर उन्होंने आपको आपकी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखाया राम तेरी गंगा मैली में। फिर हिना भी आपने उनके साथ की। उसके बाद आप संजय लीला भंसाली साहब के फेवरेट बने, उनके साथ भी 3 बड़ी फिल्में आपने की। तो ऐसा लगता है कि वो जो वालिद साहब चाहते थे कहीं ना कहीं, जिस तरह के मैं रोल्स निभा रहा हूँ, जिन डायरेक्टर्स के साथ मेरा ज़्यादा राब्ता है, वैसे ही राब्ता मेरे बेटे का भी होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि वाकई में आप अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे ही चले। आपको लगता है अगर वालिद साहब जिंदा होते, बहुत फख्र से कहते हाँ वाकई में मेरा बेटा जो है वो खुदाएतमाद है? मैंने उन्हें पूरा मौका दिया खुश होने का। उन्होंने मेरी कामयाबी देखी और एक दिन बहुत खुश आए वो, तो कहने लगे बेटे आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्यों अब्बा, क्या बात है? कहने लगे बेटे मैं वो तरकारी खरीद रहा था, वेजिटेबल्स, तो 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे। तो एक लड़के ने गुस्से से कहा कि ये रदा मुराद के वालिद हैं, उनके पिताजी। कहने लगे पहली बार मुझे किसी ने बतौर तुम्हारे बाप के पहचाना। तो बहुत खुश थे। तो उन्होंने कामयाबी देखी, उन्होंने राम तेरी गंगा मैली भी देखी मेरी, उन्होंने प्रेम रोग भी देखी, और जो मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया राम तेरी गंगा मैली के बाद, जो मुझे कामयाबी नसीब हुई, पूरी उन्होंने मेरी कामयाबी देखी। और जितनी मैं उनकी खिदमत कर सकता था, वो ज़ईफ हो गए थे, उन्हें लकवा मार गया था, मैंने उनका इलाज करवाया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो बहुत खुश थे मुझसे, बहुत खुश थे। तो जितना भी एक बेटा, एक फरमाबरदार बेटा अपने वालिद के लिए कर सकता है, वो मैंने किया जी। और मुझे खुशी है कि ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं। वालिद साहब आपसे बेहद खुश थे। मुझे लगता है उनकी दुआओं का नतीजा है आप इतने लंबे समय तक हिंदुस्तानी सिनेमा के साथ जुड़े हैं, और आइंदा भी आप बेहतर से बेहतरीन फिल्में हमें देंगे। मतलब थकने का तो नाम बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो इस फहरिस्त में आते हैं कि वक्त पर सेट पे पहुंचना, इनफैक्ट वक्त से पहले पहुंचना और तैयार होना सबसे पहले। आपको लगता है कि ये भी एक खास वजह होती है एक एक्टर का, एक अदाकार का टिके रहना? नहीं बिल्कुल, ये बात तो बहुत माने रखती है, वक्त की पाबंदी। मुझे याद है कि जब मेरी 7 बजे की शिफ्ट होती थी, तो 6 बजे वाले साहब चाय की ट्रे लाते थे और मुझे बैठी के साथ आते थे, मुझे उठाते थे, और 6:30 बजे वो देखते थे कि मैं घर से निकल गया, और वो कहते थे कि बेटे जो तुमने वक्त दिया है उस वक्त पर पहुंचो,
भले वो तुम्हारा काम लें या ना लें, तुम्हें इसका मुआवजा मिल रहा है जी तो तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है एज ए प्रोफेशनल। जी तो जो पैसा मिल रहा है उसकी तुम्हें कीमत अदा करनी है। वाह वक्त पर पहुंच जाओ वहां पर, और बिल्कुल शिकायत मत करो कि मेरा शॉट आया या नहीं आया या मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मुआवजा मिल रहा है। जी सही। तो आप जो भी काम करें उसको अच्छे से करें, बिल्कुल इंसाफ उसके साथ करें, ताकि आप लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना सके और सबसे बड़ी बात एक बेहतर इंसान बन सके। अगर आप प्रिंसिपल्स को लेकर लाइफ में चलते हैं तो मुझे लगता है आप लंबे समय तक अपना फतेह का झंडा गाड़ सकते हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने किया और जो वाज़ह तौर पर सामने है। दिल ने फिर याद किया। मैं रज़ा मराद साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम दिल ने फिर याद किया में बातें कर रहे हैं मशहूर मारूफ अदाकार रज़ा मराद साहब से। हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम, बेहतरीन अदाकार रज़ा मराद साहब आज हमारे साथ में गुफ्तगू है। खैर हम बात करेंगे आपके शायराना अंदाज की, चूंकि आपकी हर बात में कहीं ना कहीं शायरानापन है। हम तो ये कहेंगे कि वो हमसे दूर भी है, रूबरू भी। आपकी शायरी की अगर हम बात करें तो जो आपकी पहली फिल्म थी, हिट फिल्म मैं कह रही हूँ, हिट फिल्म आपकी जो थी नमक हराम, राजेश खन्ना साहब के साथ, द सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के साथ पहली फिल्म आपको इतनी अच्छी मिली, ऋषिकेश मुखर्जी बेहतरीन डायरेक्टर, तो उसमें वो शायर का किरदार जो है, वो शायर का किरदार निभाने के बाद कहीं ना कहीं आपको लगा कि जो उम्मीदें आपकी थी इंडस्ट्री से या अपने आप से जो उम्मीदें थी, हीरो की पूरी क्वालिटीज आप में है, कहीं ना कहीं आपको इस बात का अफसोस हुआ होगा कि पहली फिल्म इतनी अच्छी थी, इतना किरदार को सराहा गया, लेकिन उसके बाद बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। डिड यू एवर फेल दैट? मैं कभी भी किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हुआ। मुझे मालूम था कि उस जमाने में हीरो कैसा होता है, उसकी एक फिजिक होती है, खूबसूरती होती है, सेंस ऑफ रिदम होता है, रोमांटिक नेचर होती है। मुझे ऐसा लग गया था कि ये तमाम खूबियां मुझ में नहीं है। तो मैं जहनी तौर पर मैं तैयार था कि मैं या तो कैरेक्टर एक्टर बनूंगा या मैं विलन बनूंगा। एक बात मैं आपको फिर फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा, फिर मैं ऐसा हुआ शिबा कि जब मैं मैट्रिकुलेशन की तैयारी कर रहा था भोपाल में, तो हम जिस घर में रहते थे वहां 10 बजे लाइट बुझा दी जाती थी। लाइट इसलिए बुझाई जाती थी कि बिल ज्यादा ना आए। और हम कुछ कह नहीं सकते थे, हम चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो मैं क्या करता था, अपनी किताबें उठाकर, भोपाल में एक जगह है ईदगाह हिल, तो वहां मैं जाता था और एक वहां लैंप पोस्ट है, एक खंबा है, रात भर उस खंबे के नीचे मैं पढ़ता था सुबह के एग्जाम के लिए। और सुबह 5 बजे तक, मैं 12 बजे से 5 बजे तक
उस खंबे के नीचे मैं पढ़ता था, क्योंकि मेरे घर में लाइट बंद हो जाती थी। फिर घर आता था, नाश्ता करता था, नहाता था, मैं फिर अपना इम्तिहान देता था और घर आके फिर मैं दोपहर में सो जाता। तो ऐसा 8 दिन हुआ मेरे साथ। 8 दिन उस लैंप पोस्ट के नीचे मैंने पढ़ा। और जब भी मैं भोपाल जाता हूँ, वहां मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ, खड़े होकर मैं उस लैंप पोस्ट को मैं सलाम करता हूँ, आज भी करता हूँ, और मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ वहां जाकर। वैसे आप तो इमोशनल है ही, वो तो पता चलता है जब आपसे बात होती है या कहीं कोई ऐसी चीज, ऐसी घटना हो जाती है, आपके तो यकबायक आंसू बहने लगते हैं। और एक अदाकार अगर इमोशनल नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता वो अपने किरदार के साथ इंसाफ कर पाएगा। इमोशनल होना एक एक्टर का बहुत ज्यादा जरूरी होता है जी। हर अदाकार के लिए जज्बाती होना जो है, इमोशनल सेंटिमेंटल होना बहुत जरूरी है। सही। क्योंकि जब अगर आपके अंदर जज्बा ही नहीं है, हाँ। आप में अंदर इमोशन ही नहीं है, हाँ। तो कैमरे के सामने आप कैसे निकालेंगे अगर कोई चीज आई नहीं आप? हाँ। एक अदाकार का यादगार किरदार कोई रहता है, आपका भी अपना कोई यादगार किरदार होगा, कहीं ना कहीं उस किरदार से खुद भी मुतासिर है और आपको वो अपना जैसा मालूम पड़ता है। हाँ, एक किरदार है मेरा, वो है फिल्म हिना का जी। उसमें मैंने एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर शाहबाज खान का रोल किया था। देखिए क्या होता है, शीबा के जो भी आप रोल करते हैं और जब आप अपने आप को क्रिटिकली देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, मैं और बेहतर कर सकता था। लेकिन 1991 में हिना रिलीज हुई, 89-90 में हमने उसकी शूटिंग की, तो 30 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत गया है और आज भी अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आज भी अगर मुझे वो किरदार मिलता तो मैं उससे बेहतर तरीके से निभा सकता था। मैंने उस किरदार के लिए बड़ी रिसर्च की थी, इस तरीके से पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, उनके काफी मैंने सीरियल्स देखे जिन्हें वो वहाँ ड्रामा कहते हैं, और एक अंदाज होता है वहाँ पे, एक मखसूस अंदाज होता है बोलने। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर कोई आपके घर आएगा तो आप कहेंगे बैठिए खाइए, हाँ। आप ये कहेंगे। वहाँ पे अगर कोई आता है आए, हम कहेंगे आइए, वो कहेंगे आए। हम कहते हैं बैठिए, वो कहते हैं बैठें। हम कहेंगे खाइए, वो कहेंगे खाएं। वो है इधर थोड़ा फर्क है, बड़ा एहतराम है, अदब है। हाँ, वो एक तरीका है उनका, हाँ। उनकी मादरी जबान है, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं भी कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक हिंदुस्तानी का रोल नहीं है, ये एक पाकिस्तानी का रोल है और उसे बिल्कुल मुझे उस रोल के साथ इंसाफ करना है। तो काफी मैंने रिसर्च की उस रोल के लिए, काफी मैंने उनके वो ड्रामे देखे जिनमें पुलिस वाले थे, जिनके किरदार थे। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुआ था। अदाकार को हमेशा ये गम सताता है कि भाई उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया लेकिन फाइनली उतना एनकरेज नहीं हो पाया या अवार्ड से नवाजा नहीं गया। ये बहुत दुख की बात होती है क्योंकि कुछ उम्मीदें जुड़ जाती हैं एक अदाकार की भी अपनी ऑडियंस से या उन फिल्म मेकर से जिनके साथ उन्होंने सालों काम किया है। ये एक खलिश रह जाती है, ये काश फैक्टर है हम कहेंगे तो। ये कोई खलिश नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरीके से लोग हमसे प्यार से मिलते हैं, हमारी इज्जत अफजाई करते हैं, हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, हमारे ऑटोग्राफ लेते हैं, हमारे आगे पीछे होते हैं, इससे बड़ा अवार्ड दुनिया का कोई नहीं। कोई भी घर में आके आपकी शेल्फ नहीं देखता कि कितने अवार्ड हैं, हाँ। लेकिन उससे बड़ा अवार्ड अगर फिल्म बीन जनता अवाम आपको पसंद कर रही है, आपको सराह रही है और आपके मद्दाहों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, इससे बड़ा अवार्ड दुनिया में कोई नहीं। आपका यादगार किरदार तो आपने बताया, लेकिन वो ऐसा किरदार जो आपके वालिद साहब ने निभाया कई फिल्मों में, जो आपको लगता है कि वो किरदार अगर आपको मिल जाए तो आप भी कुछ उसी तरह का निभा पाएंगे, आप भी उस किरदार के साथ इंसाफ कर पाएंगे। गर्ज में यूं कहूं कि आपके वालिद साहब का वो यादगार किरदार जो आपका भी बहुत ही यादगार है।
वालिद साहब ने फिल्म ताजमहल में महाबत खान का रोल किया था और बहुत ही उस कैरेक्टर की एक ड्रामेटिक एंट्री होती है जहां वो शाहजहां के दोनों बच्चों को लेने आते हैं और जबरन उन बच्चों को लेने आते हैं, सिर्फ एक इसके तहत के आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप कोई गद्दारी नहीं करेंगे, तो हमारे पास आपके बच्चे जो हैं वो हिफाजत में रहें। वो किरदार जो था उनका वालिद साहब का 2 या 3 सीन थे, लेकिन ऐसी ग्रैंड एंट्री थी उनकी, इतने वो बारोब लगे हैं, इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक उनके लिए तैयार किया गया था उसके। उस किरदार से मैं बड़ा मुतासिर हूं। कहने का मतलब यह है कि लेंस जो है कई बार बेमाने होती है। एक सीन भी अगर आपका अच्छा है, जिसको आप स्कोर कर जाएं, तो उन 10 लेंदी रोल से ज्यादा अच्छा है जहां सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। सही। तो कहा जाता है कि रोल्स छोटे नहीं होते, एक्टर छोटा होता है। सही। दिल ने फिर याद किया में वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का। हम मिलेंगे आपसे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में आज हम आपको बीते लम्हों में लेके तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ है हिंदुस्तानी सिनेमा का बहुत ही बेहतरीन नाम रजा मुराद साहब। हमने ये भी सुना है कि राज कपूर साहब जब आपसे मिला करते थे तो वो कोशिश करते थे जैसे अपनी लैंग्वेज में उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये कितना सही है? ये बात बिल्कुल सही है और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतनी तफसील आप मेरे बारे में कहां से ले आई। इससे पहले इतनी तफसील मैंने मेरे बारे में नहीं सुनी थी कि राज साहब मुझसे खालिस उर्दू में गुफ्तगू करते हैं। हाँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त। हाँ। क्योंकि कुलभूषण और रजा तो मुझे वो कहते थे रजा साहब और कुलभूषण को कहते थे कुलजी। हाँ, तो राज साहब हमेशा मुझसे खालिस उर्दू में बात करते थे। रजा साहब इस तस्वीर में जो आपका किरदार है वो बेहद नया है और मैं पुरुमीद हूँ कि आप उसके साथ मुकम्मल इंसाफ करें। क्या बात है। आप एक बहुत बासलाहियत अदाकार। ओहो, क्या बात है। हमें आप पर पूरा एतमाद है। हाँ। कि आप इस किरदार के साथ आप बखूबी इंसाफ करेंगे।
आपको बहुत अच्छा फील होता होगा तब आपको, आप ऑन क्लाउड्स 9 होते होंगे कि राज कपूर साहब पुरखुलूस तरीके से बात करते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, एक दो सवाल आपसे करना चाहूंगी मैं। कई ऐसे अदाकार भी आपको मिले होंगे या कई ऐसे डायरेक्टर मिले होंगे जिन्होंने काफी कोशिश की होगी आपके साथ उर्दू में वार्तालाप करने की, बातचीत करने की, गुफ्तगू करने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो शीन काफ दुरुस्त नहीं कर पाए अपना और कुछ और ही बन गया उस वर्ड का, या उसका मतलब ही कुछ और निकल गया, मतलब कीमा बन गया उर्दू जुबान का। ऐसा हुआ है क्या कभी आपके साथ, मतलब फनी इंसिडेंट्स? हाँ, लोग कोशिश करते हैं उर्दू बोलने की। हाँ। जंजीर को जंजीर कह देते हैं या जंजीर को जंजीर कह देते हैं। हाँ। तो ये जो बातें हैं ये बहुत, या कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि रजा साहब हमें गुलाम अली की गजलें बहुत अच्छी लगती। जब गुलाम अली मिर्जा गालिब की गजलें गाता है तो हमें बहुत मजा आता है। जी। तो आप उन्हें सलाह जरूर देते होंगे कि भाई कोई जरूरत नहीं है, भले ही मैं भारी भरकम आवाज में बात करता हूँ या मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी उर्दू का इस्तेमाल करें। ऐसा भी होता है कि एक बार एक डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि रजा साहब, क्या मैं आपसे उर्दू में बात करने की जरूरत कर सकता हूँ? ये बड़ा अच्छा है। हर जा पे अगर आप नुक्ता लगा दें तो वो उर्दू हो जाता है। सही। को भी जुबान कहते हैं और जंजीर को भी जंजीर कहते हैं जी। तो ऐसा अक्सर होता है, आज भी होता है। और कुछ लोग उर्दू में ही बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है जी। और एक मैं बात कहूंगा राज साहब के बारे में। हाँ जरूर कहिए प्लीज। अगर बारे में बात करूं तो शाम भी हो सकती है, रात भी हो सकती है। सही। ना मेरा उनका स्थान रहा है। एक उन्होंने मेरे बारे में जुमला कहा जो मैंने अपने सीने से लगा कर रखा। उन्होंने कहा कि रजा साहब, मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में, अपनी तस्वीरों में जितने भी अदाकारों को डायरेक्ट किया है आज तक, और जो सबसे 3 बेहतरीन अदाकार मैंने आज तक डायरेक्ट किए हैं, उनमें से एक आप। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है जी। कि मैंने अपनी 40 साल फिल्मी जिंदगी में जितनी भी तस्वीरें बनाई हैं और जितने भी अदाकारों को डायरेक्ट किया है, आप मेरे 3 बेहतरीन अदाकारों में से एक। लेकिन इसके साथ साथ तो कॉम्प्लीमेंट आपको संजय लीला भंसाली ने भी दिया है। उन्होंने भी आपको कई मर्तबा ये कहा है, इनफैक्ट जब भी सेट पे होते हैं तो आपसे ये कहते हैं, रजा साहब आपके बगैर मैं फिल्म बनाना तस्वर ही नहीं कर सकता, आपका एक किरदार तो होना ही होना वाजिब है और जायज भी। ये कहाँ से तुम बातें भी आई जो सिर्फ मैं जानता हूँ या तुम जानती हो? कहाँ से लगी तुमने, कहाँ से किए मेरे? रजा मुराद साहब, अच्छा, हम आपकी अदाकारी के बहुत दीवाने हैं। आपकी अदाएं, आपकी अदाकारी और आपका बोलने का लहजा, जिस तरीके से आप डायलॉग डिलीवरी करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इस तरह की अल्फाज का इस्तेमाल करता और बड़ी दमदारी से। अब साहब देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है उर्दू जबान का, तो वो उर्दू मेरी मादरी जबान भी है और मैंने मैट्रिकुलेशन भी उर्दू में किया था। तो अगर मैं अच्छी उर्दू बोलता हूँ तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे घर का माहौल है। वालिद साहब तो बहुत बड़े आलिम फादिल थे उर्दू के, पर्शियन के। जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है वो उनसे सीखा है, कुछ थोड़ा बहुत में भी शऊर है। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, जाहिर बात है, फितरी बात है कि मुझे उर्दू बोलनी आनी चाहिए। जाते जाते एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि इतने किरदार आपने निभाए हैं, लेकिन ऐसा कोई किरदार जिसे करने में बहुत संकोच आपको महसूस हुआ? होता है हर एक एक्टर की लाइफ में ऐसा कोई किरदार
जब वो मिलता है तो बड़ा संकोच होता है, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं बड़ा संकोच होता है। क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में जब आप नेगेटिव शेड्स में आप आए तो उसके बाद आपने जितने दमदारी से विलन के किरदार निभाए हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा किसी पल कि ये किरदार करने में ज़रा सा संकोच है मुझे, क्योंकि विलन तो ग्रे है, नेगेटिव है वो कैरेक्टर, तो उसको तो वो करना है जिससे वो बुरा दिखे। शिवा देखो ऐसा है कि जाती जिंदगी में जो मेरी डिक्शनरी है उसमें जबरदस्ती नाम का लफ्ज है ही नहीं। ओके। ना मुझे जबरदस्ती सहना अच्छा लगता है, ना मुझे जबरदस्ती करना अच्छा। अगर अक्सर मेरे बच्चे कहते थे कि डैडी आज स्कूल जाने को हमारा दिल नहीं चाह रहा है, तो कितना मत जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं। मेरे फादर काम करते हैं, अगर कोई जाना चाहता है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल जाइए, रहना है प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आप हिंदुस्तानी सिनेमा में आज तक टिके रहे हैं। खैर आपसे तो बातें बहुत करनी थी, लेकिन इस वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्तों में आपको जरूर अपने इस प्रोग्राम में दावत देंगे और भी कई सारी बातों का खुलासा होगा, यादें ताजा होंगी। सुनिए, हाँ, आप जो जल्दी जा रही हैं जी, शेर ये मैं आपसे शिकवा करता हूँ कि अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला, हाँ, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला। So lovely, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वक्त के साथ हमें चलना है, वक्त जो है वो रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है, इसे हम पकड़ नहीं सकते, और कहा गया है कि वक्त के साथ जो चले वही बेहतर है हर आदमी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, इंशाल्लाह आइंदा भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम मशहूर मारूफ अदाकार रजा बरार साहब के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। आप जरूर लिखिएगा shiba.lateef@nw18.com पर, एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे और बीते लम्हों में आपको लेके जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अच्छी फिल्में देखने की और अच्छा संगीत सुनने के आदी हो जाइए, आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। खुदा हाफिज, टेक केयर। दिल ने फिर याद किया।